नमस्कार दोस्तों। ये जो लेक्चर है ये एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है और जो भी हु आर इंटरेस्टेड इन मॉडर्न हिस्ट्री एंड द नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट दे मे दे मे लाइक इट। इस लेक्चर में हम लोग जैसे मैंने आपको पहले टाइटल बता दिया है और टाइटल आपके सामने विजिबल भी है कि हम मॉडर्न स्टेट का जो नेचर है उसका क्या स्वरूप था, उस मॉडर्न राज्य का मौर्य राज्य का स्वरूप किस तरीके का था उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमको उसकी थोड़ा हिस्ट्री को एक बार देख लेना चाहिए कि क्योंकि हम जानते हैं हम एमए में हैं तो हम जानते हैं कि जो मौर्य स्टेट है, जो मौर्य राज्य है, मौर्य साम्राज्य जो था वो भारतीय इतिहास का पहला एम्पायर यानी कि साम्राज्य के रूप में माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और ये अपने कई कारणों के कारण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और मोस्ट चेरिश्ड टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का। इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये है कि पहली बार हमको हिस्टोरिकल एविडेंसेस मिलना शुरू होते हैं। यहाँ से इतिहास लेखन लेखन जो है हम कॉन्क्रीट रूप में इस समय सबसे पहली बार कर पाते हैं क्योंकि हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के साथ साथ में रिटन में भी डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं। और जैसे मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी इंडिका, उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त जो जो अशोक के जो एडिक्ट हैं, रॉक एडिक्ट्स हैं, उसके जो अभिलेख हैं, उनसे भी हमको जानकारी मिलना प्रारंभ होती है। तो हमें ऐतिहासिक साक्ष्य मुख्य रूप से इस काल में मिलने लगते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो रीजन है वो ये है कि पहली बार जो भारत की जो एक नेचुरल सब कॉन्टिनेंट की जो उसकी बाउंड्री है, पहली बार भारत प्राप्त कर पाता है। यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो अपनी नेचुरल बाउंड्रीज हैं उनको फर्स्ट टाइम अक्वायर करता है मॉडर्न स्टेट के मॉडर्न एम्पायर के टाइम में ही, मोस्ट प्रोबेबली चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। तो एक वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बाद में कोई भी राजा इस तरीके की अचीवमेंट को नहीं प्राप्त कर सका है, वो चाहे वो फिर अकबर ही क्यों ना हो। हालांकि अकबर ने कुछ टाइम के लिए किया लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक उसको रिटेन नहीं रख पाया। साथ ही साथ एक और जो अचीवमेंट था जो क्यों इसलिए इसको बहुत ज्यादा चेरिश किया जाता है, इसका एक तीसरा कारण है वो ये कि हमको एक जो पहली बार हमको एक क्रमबद्ध रूप में अ, प्रशासन की जानकारी मिलना शुरू होती है और एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की हमको जानकारी अलग अलग सोर्सेस से मिलती है, जिससे हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद के जो सक्सेसर्स थे, उसके बाद के जो राजा थे, उन लोगों ने एक इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद भी एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की थी। और बाद के राजाओं जिनमें मुख्य रूप से अशोक हैं, उसने तो एक कल्चरल यूनिटी और मोरल यूनिटी भी डेवलप करने की कोशिश की थी। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। इसलिए हम जानते हैं कि जो एक बार इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य की। वो ये है कि 4th सेंचुरी के आसपास ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उससे पहले अलेक्जेंडर जो था, अलेक्जेंडर यानी सिकंदर, उसने भारत पर आक्रमण किया था लगभग 326 बीसीई में, बिफोर कॉमन एरा। उसमें आक्रमण किया तो बहुत ज्यादा जो पश्चिमी भारत के जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको उसने पराजित भी किया था। आपको ध्यान होगा कि राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में युद्ध हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो मुख्य शक्ति का जो मुख्य केंद्र है वो पाटलिपुत्र ही था। लेकिन अब हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर झेलम तक आकर ही चला गया था वापस से, वो मध्य मध्य भारत में यानी कि गैंजेटिक प्लेन्स में नहीं आया था। इसलिए जो पाटलिपुत्र है और उस समय जो स्टैब्लिश जो नंदा एम्पायर है वो एक तरीके से अनटच्ड ही रहा फॉरेन इन्वेजन से। स्पेशली जो अलेक्जेंडर के जो इन्वेजन से उनसे वो सुरक्षित ही रहा।
हमें बहुत सारे जो सोर्सेस से जानकारी मिलती है कि जो अलेक्जेंडर था, उस अलेक्जेंडर के साथ में भी बहुत सारे जो इतिहासकार आए थे, उन्होंने तत्कालीन जो व्यवस्था है उसके बारे में हमको जानकारी दी थी, और जानकारी हमको उनकी पुस्तकों से मिलती है। इस तरीके से जो पहला चंद्रगुप्त मौर्य का जो एनेक्से चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जो उसका एसेशन हुआ था, वो 322 के आसपास हुआ था। 326 में अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया था, और जब अलेक्जेंडर के आक्रमण के बाद में बहुत सारा एक पॉलिटिकल कियोस हो गया था, वैक्यूम क्रिएट हो गया, क्योंकि अलेक्जेंडर ने बहुत सारे राजाओं को हरा भी दिया था पश्चिम भारत के। तो उसके बाद में उसका लाभ उठाते हुए जो चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने बहुत सारे जो जनजातियां हैं, गणराज्य थे, उनको एकजुट करके और मगध की सत्ता हथिया ली थी, और नंद वंश का खात्मा कर दिया था। तो 322 के आसपास लगभग जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, तो सोर्सेस देख लेते हैं एक बार इसके, क्या कौन कौन से इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं। कुछ सोर्सेस तो हम लोग जानते ही हैं, इनमें से एक सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो है वो है आपका अर्थशास्त्र, जिसको कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि विष्णुगुप्त के द्वारा लिखा गया, कि कुछ कहते हैं चाणक्य के द्वारा लिखा गया। लेकिन इसमें इसमें बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी है। जैसे कि जो आर शमा शास्त्री जो थे, जिन्होंने पहली बार जो आपका अर्थशास्त्र उसको ट्रांसलेट किया था और इंग्लिश में, उन्होंने वो बीए स्मिथ है, क्लीट है, केपी जायसवाल है, ये सब मान के चलते हैं कि जो अर्थशास्त्र है वो एक ही व्यक्ति ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का मिनिस्टर था, मंत्री था, अ, चाणक्य, उसी ने ही इसकी रचना की थी। दूसरी तरफ एक कुछ जो इतिहासकार है उनका ग्रुप है, वो ये कहता है, जिनमें विट्जरनिट्ज बहुत ही प्रोमिनेंट इंडोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये जो बुक है वो बाद में लिखी गई है, ये जो ग्रंथ है वो बाद का है, क्योंकि हमको इसमें कोई भी रेफरेंसेस मौर्य मौर्य साम्राज्य का नहीं मिलता। हमको एक आइडियल स्टेट की जानकारी जरूर मिलती है, लेकिन हमें मौर्य साम्राज्य का कोई भी रेफरेंस हमको इसमें नहीं मिलता है। तो इसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। इसके अतिरिक्त हमको जातक हैं, उनसे भी जानकारी मिलती है। हम जानते हैं कि जो जातक है वो मुख्य रूप से जो महात्मा बुद्ध की जो पूर्व जन्म है उनकी जानकारी, उनकी उनसे संबंधित कहानियों का संकलन है। लेकिन जब कहानियों का संकलन होता है तो तत्कालीन समाज की जो व्यवस्था है उसके बारे में भी निरूपण किया जाता है उन कहानियों में। तो हमें जातकों से उस समय की जो सोशियो पॉलिटिकल कंडीशन है उसकी भी जानकारी मिलती है, जो कि टू द लार्ज एक्सटेंट इट कंटिन्यूड इन मॉडर्न पीरियड टू। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक दिग्ग निकाय है, जो कि पॉलिटिकल स्फेयर में बुद्धिस्ट आइडियाज को के इन्फ्लुएंस को एक तरीके से डिटरमाइन करती है। और साथ साथ में हम जानते हैं कि जब अशोक के टाइम में अ, जो कॉन्सेप्ट ऑफ चक्रवर्ती है, यानी कि यूनिवर्सल एम्परर जो है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडिया उभर कर आया है। इसकी जानकारी हमको इस दिग्ग निकाय से मिलती है। इसके अतिरिक्त महावंश, दीपवंश, ये तो है ही। इनमें अशोक ने किस रूप में बुद्धिज्म को प्रचारित प्रसारित किया, उसकी हमको बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी मिलती है। दिव्य अवदान है, इनसे हमको अशोक को ही एक लेजेंडरी रूप में प्रस्तुत किया गया, उसकी जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, इन सब से हमको, इन ये जो जैन सोर्सेज हैं, इनसे हमको जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनके जीवन की जानकारी मिलती है। साथ साथ कई पुराणों से भी हमको जो मौर्यन किंग्स हैं उनकी लिस्ट एक मिलती है, तो वो भी इम्पोर्टेंट होती है टू टू असर्टन द ओरिजिन्स ऑफ मौर्यंस। इसके अतिरिक्त
मुद्रा राक्षस की हम बात करें, मुद्रा राक्षस जो विशाखादत्त का लिखा हुआ है मुद्रा राक्षस, उससे भी हमको बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के बारे में, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी पता चलती है हमको। इसलिए हमें हमारे पास बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसके बेसिस पर हम मॉडर्न स्टेट के का जो नेचर है उसको कुछ हद तक बता सकते हैं। इससे पहले जो मॉडर्न स्टेट का जो नेचर है उसके बारे में भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं। जैसे कुछ जो इतिहासकार हैं वो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न स्टेट है वो इट वाज अ वेरी सेंट्रलाइज्ड स्टेट, इट हैड एवरीथिंग अंडर इट कंट्रोल, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल और सोशल एस्पेक्ट्स आर अंडर इट्स कंट्रोल। लेकिन दूसरी तरफ एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस हैं, दे आर इनटू दिस पोजीशन कि जो मॉडर्न स्टेट है इट वाज नॉट अ सेंट्रल स्टेट, इट डिडंट हैव एनी डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द होल एम्पायर, बल्कि बल्कि कुछ एरियाज इस तरीके थे जिस पर राजा का डायरेक्ट कंट्रोल था और कुछ एरियाज ऐसे थे जिन पर राजा का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, बल्कि कुछ जो लोकल परंपराएं हैं उनके आधार पर ही प्रशासन किया जाता था। इनमें से जो इतिहासकार ये कहते हैं कि मौर्य स्टेट है उसका जो नेचर है वो कंट्रोलिंग, वो सेंट्रलाइज्ड नहीं था। उनमें से प्रमुख नाम जो आता है हमारे पास में वो आता है रोमिला थापर का। और इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसमें जिसमें अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ मौर्य, उसमें उन्होंने बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताया है कि जो सेंट्रलाइजेशन है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इतने बड़े साम्राज्य में। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मौर्य साम्राज्य जो है वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है। हमें कहीं पे भी किसी भी साम्राज्य के सेंट्रलाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है उसका कम्युनिकेशन। और कितना मतलब जितना फास्ट कम्युनिकेशन होगा उतना ही ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की संभावनाएं रहेंगी। लेकिन हम जानते हैं कि उस समय तक कम्युनिकेशन के इतने ज्यादा फास्ट सोर्सेज नहीं थे। एक पर्टिकुलर मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने तक बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, इसलिए सेंट्रलाइजेशन इस रूप में संभव ही नहीं था। रम्या थापारन जो वो ये कहती है कि इमर्जेंस ऑफ स्टेट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, not all areas which get demarcated as states go through an identical process. The early state focuses on a large redistributed system involving tribute and booty and revenue from various sources including tax and labor. जो जितने भी जो अर्ली स्टेट्स हैं, मतलब दो स्टेट्स which are into the stage of becoming proper state, they are largely depend on the booty, tribute, इन्हीं सब सिस्टम पे इन्हीं सब पे बेस्ड होते हैं। और आखिर में जो आता है वो आता है लेजिटिमेसी। स्टेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टू गेट द लेजिटिमेसी बाय पीपल। तो लेजिटिमेसी उसको कैसे मिलेगी, इसके लिए जनरली दो तीन जो तरीके हैं वो अपनाता है स्टेट। या तो कंसेंसस होती है, यानी कि आम जनता है वो राज्य की शक्ति को स्वीकार करती है, या फिर कोर्सिव पावर को यूज करती है, यानी कि लोगों को मार करके उनको सजा दे के पैनलाइज करके अपनी पावर है उनको उनको मनवाती है। और एक और जो इम्पोर्टेंट है वो है एक ऐसी आइडियोलॉजी प्रोपोगेट करना जिसमें कि जो कि सुपर नेचुरल हो, जिसमें जैसे हम जानते हैं कि अशोक के टाइम में उसने अपने आप को देवनाम प्रिय घोषित, उसने उपाधि धारण कर रखी थी उसने, जिसका मतलब देवताओं का प्रिय। कहीं ना कहीं अपने आप को देवताओं से सुपर नेचुरल पावर क्लेम कर रहा है। तो उसने एक डिफरेंट डिफरेंट मेथड उपयोग में लिया जिससे जो लेजिटिमेसी है, स्टेट की जो लेजिटिमेसी है वो अक्वायर की होती है। जो मॉडर्न स्टेट है, जो रम्या थापर है वो फर्दर शी सेज
कि जिस जिस तरीके से उन्होंने उसको एनालिसिस किया एम्पायर में, जिस किस तरीके से ट्रेड है, ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट है, उन सब के बेसिस पे उन्होंने जिस तरीके से उसको एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे शी इज सेइंग कि जो एम्पायर है वो मुख्य रूप से जो स्टेट है, स्पेशली जो स्टेट है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू थ्री थ्री टाइप्स ऑफ थ्री टाइप्स ऑफ three types based on the centralization of power. सबसे पहले जो वो डिवाइड करती है इनको मेट्रोपॉलिटन स्टेट, कोर एरियाज एंड पेरिफेरल एरियाज। 3 एरियाज में इसको डिवाइड करते हैं। देख लें एक बार, मेट्रोपॉलिटन स्टेट, कोर एरिया और पेरिफेरल एरिया। मेट्रोपॉलिटन स्टेट वो स्टेट जिसमें कि राजा का पूरा नियंत्रण रहता है, पूरा कि वो जैसे पाटलिपुत्र था, पाटलिपुत्र में राजा स्वयं ही रह रहा है और उसका डायरेक्ट नियंत्रण है इस क्षेत्र में। तो वो जो एरिया है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाता है। और इसके अतिरिक्त वो एरिया, कोर एरियाज, जो कि नियर टू मेट्रोपॉलिटन स्टेट है, यानी कि मेट्रोपॉलिटन स्टेट के मेट्रोपॉलिटन एरिया के जस्ट साइड में जो कोर एरियाज हैं, जो अटैच एरियाज हैं, वो कोर एरियाज हैं। और दोज एरियाज विच आर सिग्निफिकेंट फॉर सम रीजंस, फॉर मिनरल्स, फॉर ट्रेड रूट्स और फॉर रिलीजियस पर्पसेस, फॉर मिनरल्स, जो भी एरियाज है जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ से कि जहाँ से कि संपदा का एक्सट्रैक्शन हो सकता है या इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट हो, वो उन एरियाज में, इन एरियाज में राजा का डायरेक्ट नियंत्रण नहीं होता था, बल्कि ही यूज्ड टू रूल थ्रू अपॉइंटेड ऑफिसर्स। और कई बार तो ऐसा होता था कि ये जो ऑफिसर्स हैं ये लोकल लोगों में से ही रिक्रूट किए जाते थे। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट एरिया है वो है पेरिफेरल एरिया, जिनका कि मुख्य रूप से काम होता था केवल संपदा, धन संपदा के लिए, या फिर उनका उपयोग होता था और एक तरीके से उनको सब्जुगेट करके रख दिया जाता था। बाकी वो अपना जो नियंत्रण, जो अपना जो लोकल रूल है वो अपने हिसाब से चलाते रहते थे, उसमें केंद्र का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता था। तो इस तरीके से जो रमला थापर जो है वो 3 कैटेगरीज में कंट्रोल को, यानी कि मॉडर्न स्टेट का जो कंट्रोल है उसको डिवाइड करते हैं। मेट्रोपॉलिटन, जहाँ पे कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइज्ड, ब्यूरोक्रेटिक, elaborate machinery of bureaucracy, कंट्रोल, और जितना भी जो एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट जो कि हमको अर्थशास्त्र में मिलती है, वो सब हमको इस मेट्रोपॉलिटन एरिया में मिलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम इस मेट्रोपॉलिटन एरिया से दूर होते जाते हैं, यानी कि हम कोर एरियाज की तरफ आते हैं, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि सेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, और ये जो है जो पैटर्न्स ऑफ गवर्नमेंट जो हमको मेट्रोपॉलिटन सिटी मिलते हैं, वो हमको यहाँ पे धीरे धीरे दे बिकम स्केर्स होने लग जाते हैं और हमको बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होते हैं। यही चीज, और जैसे जैसे हम पेरिफेरल एरिया की तरफ आते हैं, तो ये जो चीजें हैं और भी कम दिखने लग जाती हैं। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही। हम लोग आगे और मॉडर्न स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि दूसरे और जो लोग हैं, जो दूसरे इतिहासकार हैं, व्हाट दे से अबाउट द नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट। टिल देन, गुड बाय।